नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हमें कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की अंतरा नामक पाठ्य पुस्तक, जो मुख्य पाठ्य पुस्तक भी है, उसकी गद्य खंड से बात करेंगे। वहाँ पर लघु कथाएँ हैं 4, एक तो शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। इसके लेखक हैं असगर वजाहत साहब और उनके द्वारा लिखी हुई इन चारों लघु कथाओं के प्रश्नोत्तर देखने का हमें प्रयास करेंगे और साथ ही लेखक का साहित्यिक परिचय भी, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। चैनल पर आप नए पधारे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर एंड लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं जन्म और जन्म स्थान 1946 ईस्वी, आज़ादी से एक साल पहले को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में हुई तथा उच्च शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। कालांतर में आप दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। आपने कहानी, उपन्यास, नाटक तथा लघु कथाओं के साथ साथ फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। भाव पक्ष, असगर वजाहत जी की साहित्यिक भाषा तद्भव एवं उर्दू शब्दों के साथ साथ मुहावरों से युक्त है। इस कारण आपकी भाषा आम आदमी के निकट एवं सहजता व सादगी युक्त बन पड़ी है। आपकी भाषा भावानुकूल एवं प्रतीकात्मक है। कला पक्ष इसका, असगर वजाहत ने वर्णनात्मक, विवरणात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। आपके व्यंग्य धारदार एवं प्रभावशाली हुआ करते हैं। रचनाएं इनकी, दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, मैं हिंदू हूँ, ये कहानी संग्रह है। नाटक इन्होंने लिखे फिरंगी लौटाए, जिस लाहौर नहीं व्याख्या, वीर गति, इन्ना की आवाज़, समिधा व अक्की इत्यादि। उपन्यास रात में जागने वाले, कैसी आगी लगाई और गजल की कहानी, एक वृत्त चित्र जिसे हम डॉक्यूमेंट्री के नाम से जानते हैं। वृत्त चित्र को किस नाम से जानते हैं? डॉक्यूमेंट्री के नाम से। तो वो डॉक्यूमेंट्री और बूंद बूंद नाम का एक धारावाहिक है, उसकी पटकथा भी असगर वजाहत साहब के द्वारा लिखी गई है। वर्तमान समय में आप दिल्ली में रहकर और स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर रहे हैं। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है और जो कि शेर नामक लघु कथा से लिया गया है। पहला प्रश्न है, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? लोमड़ी को किसी ने बताया था कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, उसे नौकरी की जरूरत थी। वह शेर के मुंह में रोजगार या नौकरी का आवेदन देने जा रही थी। असल में वह शेर द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार या प्रचार के कारण भ्रमित हो गई थी। कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है? इस लघु कथा में शेर को व्यवस्था अर्थात शासन या सत्ता का प्रतीक बताया है। सत्ता हमेशा अहिंसक व सह अस्तित्ववादी होने का दिखावा करती है। उसने भ्रम फैला रखा था कि वह जनता की शुभ चिंतक है। इस कारण आम जनता उस पर विश्वास करती है तथा कुछ शातिर लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के कारण उसका साथ देते हैं, जैसा कि वर्तमान में भी हो रहा है। व्यवस्था या सत्ता विरोध सत्ता व्यवस्था या सत्ता अपने विरोध को बर्दाश्त नहीं करती है और विरोध में उठने वाले हर स्वर को दबा देती है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? शेर के मुंह में जो एक बार जाता है वह वापस नहीं आता, जबकि रोजगार के दफ्तर में लोग बार बार चक्कर लगाते हैं, आवेदन देते हैं पर नौकरी नहीं मिलती। शेर जानवरों को निगल जाता है पर नौकरी करने वालों को निगलता नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार भी नहीं देता है। उन्हें रोजगार, इस कथा के माध्यम से लेखक ने शासन व्यवस्था पर एक व्यंग्य किया है। चौथा प्रश्न है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। शेर के दफ्तर के बाहर उसके जो कर्मचारी मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही थी। शेर नामक लघु कथा के आधार पर टिप्पणी कीजिए। लेखक ने जब सभी जानवरों को शेर के मुंह में जाते देखा तो सोचा कि वे लालच या प्रलोभन के कारण ऐसा कर रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए उसने स्टाफ से पूछा तो उसे बताया गया कि हाँ, ये सच है। लेखक ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? तो स्टाफ ने बताया कि सब मानते हैं कि इसके मुंह में रोजगार का दफ्तर, ये कैसे हो सकता है? तो स्टाफ ने बताया कि ये लोग मानते हैं, सभी मानते हैं। लेखक ने प्रमाण मांगे तो उसने बताया या उनको बताया गया कि प्रमाण से ज्यादा महत्वपूर्ण है विश्वास, अर्थात जानवरों को विश्वास है कि शेर के मुख में रोजगार का दफ्तर है और वे निरंतर उसमें समाते चले जा रहे हैं। ठीक ऐसा ही विश्वास बेरोजगारों को भी है कि रोजगार दफ्तर में अर्जी देने से नौकरी मिल जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है।
दूसरी लघु कथा है पहचान। उसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं कि राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करना यहाँ पर एक प्रतीक है और आंखें बंद करने से आशय है कि आप जो कोई चीज देखें उसे उसके बारे में ज्यादा सवाल न करें, आप देखते रहें, जो हो रहा है होने दीजिए। राजा ने जनता को आदेश आंख बंद करने को कहा और बताया कि इससे उन्हें शांति मिलेगी। यदि एक लाइन में इसका उत्तर देना हो तो आप लिखेंगे इससे उन्हें शांति मिलेगी। इसकी असली वजह थी जनता बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कोई सवाल करे, आंख बंद करके उस पर विश्वास करती रही। किस पर? सत्ता पर, शासन पर। यदि जनता ने आंख खोल ली तो उसे जनहित के नाम पर किया जाने वाला शोषण दिखाई देगा, उसे व्यवस्था द्वारा स्वार्थ सिद्ध करने वाले काम समझ में आ जाएंगे। राजा ये चाहता नहीं था कि जनता उसके बारे में जान सके, इसीलिए उसने जनता को आंख बंद करने का आदेश दिया था। आदेश या हुक्म एक ही बात है। दूसरा प्रश्न है पहचान से कि आंखें बंद रखने और खोलकर देखने के क्या परिणाम मिले। प्रजा द्वारा आंखें बंद रखने से राजा का शोषण व आतंक चारों तरफ बढ़ गया। जनता को इस बात का पता भी न चला। एक दिन खैराती, रामू और छिद्दू ने आंखें खोलकर देखा तो वे एक दूसरे को नहीं देख पाए, बल्कि उनके सामने स्वयं राजा ही खड़ा था। और राजा भौतिक रूप से नहीं खड़ा था, अपितु अर्थात आप इस अर्थ में समझे इसे कि राजा ने उत्पादन के सभी साधनों पर कब्जा कर लिया था। उसने चालाकी से जनता को इस प्रकार बांट दिया कि वे राजा के खिलाफ एकजुट न हो सकें। तीसरा प्रश्न है राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले थे। सूची बनाकर उसके निहितार्थ मतलब उसका भावार्थ लिखना है कि उसका अर्थ क्या है। सीधे अभिधा शब्द शक्ति नहीं, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति में आपको जवाब देना है। पहला आदेश निकाला राजा ने कि प्रजा अपनी आंखें बंद रखेगी। दूसरा, प्रजा अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डाल ले। तीसरा निकाला प्रजा अपने होठ सील ले। इसके अलावा भी कई तरह की चीजें कटवाने व जुड़वाने के हुक्म जारी किए गए। राजा चाहता था कि जनता अंधी, गूंगी व बहरी बनी रहे ताकि उसका विरोध किए बिना चुपचाप उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंख बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। आंख बंद कर ले मतलब जो हो रहा है उसको होने दे, तो इससे राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर यहां लिखा है, आप देखें कि जिस देश की जनता राज्य की तरफ से आंखें बंद कर लेती है वहां का शासक निरंकुश हो जाता है, मतलब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब एक बात भी कही गई है, शायद राम मनोहर लोहिया जी ने कही है बात है कि जब सड़कें शून्य हो जाती है तो संसदें आवारा हो जाती है। तो सड़कें शून्य नहीं रहनी चाहिए, आंदोलन उनके खिलाफ आवाज, उनके खिलाफ, सत्ता के खिलाफ आवाज उठती रहनी जरूरी है। इससे सत्ता को अपने कर्तव्य का आभास होता है और वह जनता का शोषण किए बगैर या जनता का शोषण न करके और अपना काम करती रहती है। उसकी स्वेच्छाचारिता मतलब किसकी? राजा की। उसकी स्वेच्छाचारिता में जनता के अधिकार खत्म हो जाते हैं। राजा चाहता है कि उसकी प्रजा अंधी, गूंगी, बहरी बनी रहे। इससे तो राजा का ही भला होगा, प्रजा का नहीं। इसीलिए सत्ता को निरंकुश होने से रोकने के लिए प्रजा को सजग रहना चाहिए तथा आंखें खोलकर उसके कार्यों को नियंत्रण में लेना चाहिए। मतलब जनता का कंट्रोल उस पर होना जरूरी है, उसके गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पांचवा प्रश्न है खैराती, रामू व छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया और कुछ चीजें भौतिक रूप से अन्य कोई चीजें क्यों नहीं दिखाई दी। यहाँ ये प्रतीक रूप में आया है, राजा ही दिखाई दिया, अर्थात राजा का हम कहें कि राजा का वैभव या राजा का जो साम्राज्य था चारों तरफ वही दिखाई दिया। खैराती, रामू व छिद्दू ने वर्षों तक आंखें बंद रखने के बाद आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने सर्वत्र राजा ही दिखाई दिया। वे सोच रहे थे कि अब उनका राज्य स्वर्ग जैसा हो गया होगा, किंतु हकीकत उनकी सोच से बिल्कुल अलग थी। राजा ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और उत्पादन के समस्त साधनों पर कब्जा कर लिया था। तीनों एक दूसरे को न देख सके का आशय है कि उन्हें जनहित का कोई काम नजर नहीं आया। इसका अर्थ क्या है कि जनता के हित का कोई काम उन्हें नजर नहीं आया, बल्कि प्रत्येक जगह राजा का ही प्रभुत्व दिखाई पड़ता है। तीसरी लघु कथा चार हाथ से प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न है कि मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसके क्या परिणाम निकले या उसका क्या परिणाम निकला।
मिल मालिक ने सोचा कि मजदूरों के 4 हाथ होने से उत्पादन दुगुना हो जाएगा। इसके लिए उसने मोटी पगार पर वैज्ञानिक रखे ताकि इस योजना को सफल बनाया जा सके। किंतु कुछ दिनों बाद वैज्ञानिकों ने इस काम को असंभव बता दिया। तब उसने लकड़ी के हाथ लगवाए पर सफलता नहीं मिली। उसके बाद लोहे के हाथ लगवा दिए, इससे मजदूर मर गए। अगला प्रश्न है, 4 हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आ गई? 4 हाथ न लग पाने की बात से मिल मालिक समझ गया कि इस प्रकार तो उत्पादन दुगुना नहीं किया जा सकता। अंततः उसने तय किया कि खर्चा बढ़ाए बिना उत्पादन बढ़ाने का यही तरीका है कि मजदूरी आधी कर दी जाए, अर्थात तो उसी मजदूरी में एक की बजाय 2 मजदूर रख लिए जाए, मजदूरी आधी कर दी जाए तथा मजदूरों की संख्या दुगुनी कर दी जाए। उसने ऐसा ही किया और गरीब मजदूरों को आधी मजदूरी पर भी काम करने को विवश होना पड़ा। बेरोजगारी का आलम ये था। चौथी और अंतिम लघु कथा है साझा। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं कि साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया? हाथी ने किसान के समक्ष या सामने प्रस्ताव रखा कि वह उसके साथ मिलकर खेती करे। हाथी ने उसे समझाया, मतलब पट्टी पढ़ाई, पाठ में पट्टी पढ़ाई शब्द का प्रयोग किया गया है। हाथी ने किसान को समझाया कि साझा खेती करने में उसे यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेत की रखवाली अच्छे से हो जाएगी। हाथी की बातों में आकर किसान हाथी के साथ साझे की खेती करने को तैयार हो गया। किसान ने साझे की खेती में गन्ना बोया था। अगला प्रश्न है, हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की? मतलब क्या डुग्गी पीटी थी। हालांकि पाठ्य पुस्तक में हमारे यही शब्द का इस्तेमाल, इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हाथी ने पूरे जंगल में घूमकर घोषणा की कि गन्ने की खेती में उसका साझा है, अतः कोई जानवर खेत को नुकसान नहीं पहुंचाए। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, यदि किसी ने ऐसा किया, मतलब नुकसान करने की सोची, तो ठीक नहीं रहेगा। हाथी ने आधी आधी फसल किस तरह बांटी? और हाथी यहाँ पर बता दें कि पूंजीवाद का या जमींदारी प्रथा का प्रतीक है। अब आप देख सकते हैं किसान आंदोलन में जो 3 किसान बिल पास किए गए थे, हालांकि उनको वापस ले लिया गया। उनमें एक था कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खेती करना। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला सा मामला आप यहां पर मान सकते हैं और हाथी उस कॉन्ट्रैक्ट बेस का बड़ा ठेकेदार है। गन्ना तैयार हो जाने पर किसान ने हाथी से कहा कि फसल तैयार हो गई है, अब आधी आधी बांट देनी चाहिए। इस पर हाथी बिगड़ गया। उसने कहा कि तेरे मेरे की बात कहां से आ गई, हम दोनों ने मेहनत की थी, चलो मिलकर गन्ना खाएंगे। और आप समझ सकते हैं हाथी गन्ना खा सकता है लेकिन किसान गन्ना नहीं खा सकता। गन्ने से उसका पेट नहीं भर सकता, परिवार नहीं चल सकता, उसे और भी उसके जीवन में खर्चे होते हैं, और भी तरीके की व्यवस्थाएं उसे देखनी होती है। हाथी को तो सिर्फ पेट भरने से मतलब था। तो किसान कुछ बोलता इससे पहले ही हाथी ने एक गन्ना तोड़ लिया और कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक सिरा हाथी की सूंड में था और दूसरा किसान के मुख में। गन्ने के साथ साथ किसान भी हाथी की तरफ खींचता चला जा रहा था, मतलब उसे शोषण वाली चक्की की तरफ खींचता चला जा रहा था। अंततः घबराकर उसने, अर्थात किसान ने गन्ना छोड़ दिया। तब हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इस प्रकार हाथी पूरे खेत के गन्ने को खा गया और इस प्रकार हाथी और किसान के बीच खेती का बंटवारा हो गया। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे भी जरूर देखें कि शेर नामक लघु कथा से हमारी व्यवस्था पर जो व्यंग्य किया गया है उसे स्पष्ट कीजिए। आप शेर कथा को पढ़ेंगे तो वहां पर देख पाएंगे कि ये सारे लोग शेर के मुख में जा रहे हैं। आगे इसका उत्तर देखते हैं। इस लघु कथा में शेर व्यवस्था या सत्ता का प्रतीक है। लेखक ने इसके माध्यम से हमारी शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। झूठे प्रचार द्वारा सत्ता जनता को खुशहाली के सपने दिखाती है, पर ऐसा होता नहीं है। अच्छा जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवहन सेवाओं का प्रलोभन देकर जनता को दिमागी रूप से गुलाम बनाया जाता है। आज की भाषा में कहें तो भक्त बनाया जाता है। लोग इन प्रलोभनों में फंसकर खुद का शोषण करवा बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वार्थवश सत्ता के झूठ को सच साबित कर देते हैं। इनमें 15 लाख और 35 रुपए पेट्रोल वाला उदाहरण उन स्वार्थी लोगों का प्रतीक है। सत्ता के झूठ को सच साबित करते हैं। ये सब कुछ सही ढंग से चल रहा होता है जब तक कि कोई आवाज न उठाए।
आवाज उठाते ही सत्ता उसका दमन करने को दौड़ती है। जैसा कि सवाल उठाने पर शेर लेखक के पीछे दौड़ता है, वह अपने विरोध में उठी प्रत्येक स्वर को दबा देना चाहते हैं। इसे दबा देना चाहती है कौन? सत्ता। इस लघु कथा के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगी, छद्म क्रांतिकारी, अहिंसा व सह अस्तित्ववाद का दिखावा करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, जय हिंद।